I turned to Tony and I said, "This place is a fucking joke, man. You're a clown. I quit." Cover by Rollins. Rollins with the title. Rollins with the title. तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये सीएम पंक की टी शर्ट, आई डोंट नो आप लोगों को मैं क्यों नहीं दिखा पाता हूं, बट दिस इज द टी शर्ट। कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा कुछ ही टाइम में। टीजर लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, लुक इन माई आइज, व्हाट डू यू सी, सीएम पंक हैज नो मैच इन फिली, ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने बोला। लेकिन सीएम पंक के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, हिज माउथ वर्क्स। और ये पाइप बॉम्ब प्रोमो उन्होंने जो आज ये शूट पॉडकास्ट किया विद एरियल हेलवानी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत कुछ उन्होंने बोला, डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल बात करेंगे। एंड यू नो कि रेसल इंडिया से बेटर कोई करता नहीं है इस चीज को कवर पूरे यूट्यूब पे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और इससे पहले कि मैं जाऊं इस वीडियो में और आपको बताऊं कि क्या सीएम पंक ने बोला है, हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। विंस मैकमैन, AEW का शूट, व्हाट हिज थॉट्स आर ऑन द एलीट, WWE के रिटर्न के पीछे की कहानी, और भी बहुत कुछ। ये सब है इस वीडियो में, आप एंड तक जरूर देखते रहें। लाइक बटन दबाना ना भूलें। लेकिन उससे पहले है मेरे पास आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट। और आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कहां है रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री, कहां है ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री। और इस बार आपको मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज ही आने वाला है एपिसोड नंबर 1 ऑफ बिकमिंग इमॉर्टल ब्रे वायत। जी हां, आई थिंक 2-3 बजे के आसपास आपको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज वो एपिसोड देखने को मिल जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें चैनल पे। दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री आएगी। उसके बाद हम रोमन रेंस पे भी डेफिनेटली जाएंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन सीएम पंक आए एरियल हेलवानी के इंटरव्यू में, और जिन लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि ये छोटी सी इंटरव्यू होगी, ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट 2 घंटे की इंटरव्यू, थैंक्स टू एरियल कि उन्होंने फाइनली क्वेश्चंस पूछ के क्लियर मांगा हिसाब सीएम पंक से। तो अगर आप पूरा इंटरव्यू भी सुनना चाहते हैं, मैं दे दूंगा आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके वो 2 घंटे का इंटरव्यू सुन सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अब सीधा हम। और पहली चीज उन्होंने जो बोली वो ये थी कि जो लास्ट ट्राइसेप इंजरी सीएम पंक की हुई थी, और ये ट्राइसेप इंजरी ये बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में ही मुझे इंजरी हुई थी, लेकिन लास्ट वाली के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पेन मुझे इस बार हो रहा है। उस पर उन्होंने अपडेट भी दी कि कब तक वो वापस आने वाले हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं उस चीज के बारे में जो उन्होंने बताई अपने WWE रिटर्न के बारे में। उनसे पूछा गया कि कब ये चीजें फाइनलाइज करी गई थी, और सीएम पंक ने बताया कि 5 दिन पहले सर्वाइवर सीरीज से लिटरली ये चीज उनको भी कंफर्म हुई कि वो WWE में वापस आ रहे हैं। क्योंकि निक खान को इस पूरे टाइम में पता भी नहीं था कि सीएम पंक का कोई नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है AEW के साथ, यानी कि वो फ्री थे किसी भी कंपनी में जाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता भी, अगर क्लॉज था भी अगर ऐसा कोई, तो रॉयल रंबल में WWE चाहती थी कि सीएम पंक वापस आए। लेकिन जब सीएम पंक को अप्रोच करा गया तो उन्होंने बोला एक ही तरीका है इसको करने का सही से, और वो है शिकागो में एट सर्वाइवर सीरीज। तो इसलिए ये चीज करी गई। और कमाल की चीज ये है कि हम जानते हैं कि सीएम पंक और ट्रिपल एच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे बात करनी थी ट्रिपल एच से, मैंने एक वीडियो कॉल करी, और एक ट्रिपल एच का आइडिया था वीडियो पे आने का। वहां पे हमने एक दूसरे से बहुत बातें करी, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको खत्म कर दिया, वाटर अंडर द ब्रिज। और हमने लिटरली बिजनेस के बारे में बात करी, एस्केलेट करा, आगे बढ़ाया चीजों को कि मैं कैसे वापस आ सकता हूँ WWE में। हम जानते हैं कि सीएम पंक के रिटर्न से पहले बहुत सारे हिंट्स हमको मिल रहे थे। कोई अलग अलग GTS लगा रहा है, कोई बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल रहा है। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि वो कोई भी जो हिंट था उस टाइम पे उनको आइडिया नहीं था कि वो WWE में वापस जाने वाले हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जब मैं जा रहा था अरीना में, टुवर्ड्स ऑल स्टेट अरीना सर्वाइवर सीरीज वाले दिन, तब मैंने अपनी फैमिली को जो है वो कॉल करके बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ WWE में, कल तुम्हारे साथ बैठ के आराम से बात करूंगा। लेकिन ये जो है वो ऑलरेडी चीज कंफर्म इतनी लेट हुई थी। वो कहते हैं मैंने लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और मैं बाहर गया जब मेरा म्यूजिक बजा एट सर्वाइवर सीरीज। तो ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर हो चुका है अब कि एक लास्ट मोमेंट डिसीजन था दोनों पार्टीज की तरफ से कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियल करना चाहते थे फॉर सर्वाइवर सीरीज। इसके बाद हम बात करते हैं उस पॉइंट की जब सीएम पंक की न्यूज आई थी एक टाइम पे कि वो बैक स्टेज है मंडे नाइट रॉ में, क्या WWE में वो वापस आ रहे हैं। और बाय द वे उस टाइम सीएम पंक एक ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार थे। तो सीएम पंक वो स्टोरी बताते हैं कि जब वो बैक स्टेज गए थे उनको बेली ने इनवाइट किया था, बिकॉज बेली उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो काफी टाइम से उनसे मिले नहीं थे। तो बेली ने बोला हम शिकागो में आ रहे हैं रॉ के लिए, क्यों ना तुम हमसे मिलने आओ। तो सीएम पंक वहां पे चले गए, लेकिन उनको कुछ ही टाइम बाद वहां से बाहर निकाल दिया गया था। तो उनसे पूछा गया है इस चीज को कि किसने किया, तो वो कंफर्म करते हैं कि विंस मैकमैन ने डिसाइड करा था कि सीएम पंक को बैक स्टेज बाहर निकालो, उनको हम वहां पे ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम पे कोई टॉक्स नहीं हो रही थी मेरे वापस आने की, कोई मेरा और मोटिव नहीं था। लेकिन तब भी AEW जो है उनको बिट्रेड फील हुआ कि मैं क्यों चला गया बैक स्टेज। वो कहते हैं अगर लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, लेकिन AEW ना खुश थी इस चीज से कि क्यों आखिर CM पंक जो है वो वहां पे चले गए। पर ज्यादा देर विंस ने वैसे भी उनको वहां टिकने नहीं दिया। अब बात हम विंस की कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, बिकॉज जब CM पंक वापस आए तो उनसे पूछा गया कि तुम विंस मैकमैन से मिले कब, तुम्हारी पहली मीटिंग कब हुई। तो ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग पंक ने बोली। वो कहते हैं कि WWE वालों ने मुझे इन्वाइट करा, क्या तुम NXT में जाना चाहते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल। प्राइवेट जेट में वो WWE के गए और उनके पास जिम जाने के लिए कोई जगह नहीं थी या फिर उनके पास कपड़े नहीं थे प्रॉपर, तो उनको इन्वाइट करा गया कि भाई आ जाओ तुम हमारे नए हेडक्वार्टर्स में, हम तुम्हें दिखा भी देंगे और तुम्हारे सारे काम वहां पे हो भी सकते हैं। तो वहां पे CM पंक कहते हैं जब वो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे तो विंस मैकमैन का पर्सनल ट्रेनर वहां आता है और विंस मैकमैन वहां आते हैं और फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद CM पंक और विंस जो हैं वो आमने सामने आए, जो कि बहुत ही भाई अजीब सी बात है। और विंस वहां पे आए, CM पंक को गले मिलते हैं और CM पंक को बोलते हैं कि भाई अच्छा लगा तुम वापस आ गए हो फाइनली, और वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद हम प्रॉपर बैठ के बात करेंगे। लेकिन CM पंक कहते हैं उसके बाद भाई कोई बात नहीं हुई मेरी विंस से। ऑब्वियसली हम जानते हैं विंस मैकमैन का उसके बाद ड्रामा हुआ, सीन हुआ, तो CM पंक से बात करना विंस की लिस्ट में कहीं होगा भी नहीं। लेकिन ये इकलौती इंटरेक्शन थी विंस और CM पंक के बीच में आफ्टर हिज रिटर्न। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अबाउट विंस मैकमैन, जो उनकी एलिगेशंस आई। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, पहली बात सीधी बात, इसमें कुछ भी पॉजिटिव तो है नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और उनसे पूछा जाता है कि क्या विंस के जाने के बाद WWE बेटर हो गई है। वो कहते हैं एट दिस पॉइंट अगर मैं बोलूं डेफिनेटली यस, विंस के जाने से जो बिजनेस है वो बेटर हो गया है। और वो बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं बहुत डार्क चीज़ों से जो नेम ड्रॉप कभी नहीं होता है भाई अब किसी भी सुपरस्टार के मुंह से। और CM पंक की ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ा भाई रेलिंग को हिला देता है, केज को हिला देता है। और उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्रिस बेनोआ को। वो कहते हैं कि क्रिस बेनोआ मेरा एक अच्छा दोस्त था, मैं हर वीक उसके साथ ट्रैवल करता था, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने वाइफ और बच्चों को मर्डर कर देगा। और वो कहते हैं एक हफ्ते पहले उस इंसिडेंट से मैं उसके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो कैसे मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर लेता इतनी जल्दी। तो वो कहते हैं जब हम इंसान को देखते हैं कभी सोच भी नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ें ये कर देगा। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्रिस बेनोआ से, ऑब्वियसली उसने जो चीज़ें करी उसके बाद सेम चीज़ थी विंस मैकमैन के साथ। वो कहते हैं भाई देखो, कभी इमेजिन नहीं कर सकता था मैं कि विंस मैकमैन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने देखा। और यहाँ पे उन्होंने जेफरी डामर का भी नेम भाई ड्रॉप करा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब मैं जेफरी डामर की स्टोरी आपको यहाँ नहीं बताने आया हूँ, लेकिन आप ज़रूर इस नाम को गूगल कर सकते हैं। एक सीरियल किलर था वो जेफरी डामर, कि कोई नहीं सोच सकता था उस बंदे ने क्या क्या किया है। और जब सच्चाई सामने आई तो लोगों की मुंह आंखें भाई सबके सब खुले रह गए। तो विंस के ऊपर सारी सिचुएशन CM पंक ने अच्छे से डिस्कस करी। प्रॉप्स टू CM पंक, इतना खुल के वो बोल पाए। लेकिन इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा ओरिजिनल प्लान क्या था फॉर रेसलमेनिया 40। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोल दिया कि भाई ओरिजिनल प्लान तो यही था कि सेथ वर्सेस CM पंक होगा मेन इवेंट में ऑन नाइट 1। लेकिन वो कहते हैं चीज़ें ऑब्वियसली फाइनल नहीं थी। तो उनसे पूछा जाता है कि रॉक का रिटर्न के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, बिकॉज रॉक के रिटर्न ने सारे प्लान्स को चेंज किया। तो ऑनेस्टली बोलते हैं कि यहाँ पे रॉक जो कर रहा है आई थिंक बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रॉक को पता है वो क्या है। वो कहते हैं कि अगर रॉक उस लेवल पे फेमस है कि वो आके एक दो रूल भी ब्रेक कर सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसका रिजल्ट WWE को मिल रहा है, उसके बदले में जो हमको गेन हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना रॉक वापस आके ये सब करे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और वो कहते हैं कि अभी भी मैं इन्वॉल्व रहूंगा ही रेसलमेनिया में इन सम वे शेप और फॉर्म। इसके बाद आते हैं हम सबसे बड़े टॉपिक पे, जिसके लिए आई थिंक आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको भी जानना है। द ऑल इन इंसिडेंट 2023 जो हुआ लंदन वेम्बली में, और उसके बाद सारा AEW पे रिएक्शन, टोनी खान को भाई CM पंक ने क्या क्या बोला, और उसके बाद जैक पेरी और एलीट के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, उस पे अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। सीधी बात, नो बकवास, ऑल इन 2023 CM पंक वहां पे पहुंचे और उनको कोई एयरपोर्ट पे पिकअप करने भी नहीं आया। CM पंक कहते हैं भाई देखो, मैंने कभी उस बारे में कोई रोना धोना नहीं किया, लेकिन कंपनी के एंड पे बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल था। मैं सबवे पकड़ के जो है पहुंचा अपने होटल तक या फिर अरीना तक जहां पे CM पंक को जाना था, कोई पिकअप करने के लिए पंक को आया नहीं इन अ डिफरेंट कंट्री। तो उस टाइम पे सिचुएशन चल रही थी रियल ग्लास वाली। अगर आपने नहीं देखी है CM पंक की AEW वाली स्टोरी वीडियो, उसको मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जान सके कि ये क्या सारी सिचुएशन थी। लेकिन वो कहते हैं
कि मैंने सिंपली यहाँ पे बोला था जैक पेरी को कि भाई रियल ग्लास का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसको मैं गाइड कर रहा था। लेकिन जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे चाहते ही नहीं है कि मैं AEW में रहूं, वो कहते हैं कि पहली बार जब टोनी ने मुझे बोला कि कोलिजन एक शो बनाएंगे, हम सेपरेट कर देंगे रोस्टर को, तो मैंने टोनी को बोला था ये चीज़ कभी काम नहीं करेगी। लेकिन टोनी मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मैंने तो बोला था मुझे जाने दो, अगर मुझे और कोई यहाँ पे पसंद ही नहीं करता कि मैं यहाँ रुकूँ। तो वो बोलते हैं कि बैक स्टेज जैक पेरी सबको सुना रहे थे, डॉक्टर्स को, टोनी शेवानी को, रेफरी को, कि क्यों तुम मुझे रियल ग्लास का यूज़ नहीं करने दे रहे। तो टोनी शेवानी CM पंक के पास जाते हैं कि भाई हेल्प करो, आके बोलो कुछ जंगल बॉय को। तो CM पंक जाते हैं वहाँ पे और वो क्लियरली बोलते हैं जंगल बॉय को, देख भाई अगर रियल ग्लास का यूज़ करना है तो सैटरडे कोलिजन पे नहीं होगा, तुझे ये सब करना है तो वेडनेसडे जाके तू कर सकता है ऑन AEW डायनामाइट। क्योंकि वो कहते हैं एक एक्सपेंसिव कार का उसको ग्लास तोड़ना है, वो रेंटल कार है, कंपनी के बजट इशू हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्यों हम ये करें, एक पर्सनल रिस्क हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें मैंने जेन्युइन रीजंस की वजह से उससे बोली थी, वही सेम बातें जो बाकी भी उसे लोग समझा रहे थे। पर जैक पेरी इस पूरी चीज़ को पर्सनली ले गए और CM पंक को कोई रीज़न नहीं लगा कि क्यों आखिर वो इस चीज़ को पर्सनली ले गए। तो उसके बाद टोनी खान के पास CM पंक गए और क्लियरली टोनी को उन्होंने बात बोली कि भाई या तो तू इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, या फिर अगर तू नहीं करेगा तो जिस तरीके से मैं उसे हैंडल करूंगा वो तुझे पसंद नहीं आएगा। वो कहते हैं क्लियरली जाके मैंने इसको बोला और टोनी खान ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो CM पंक को बेसिकली इस चीज़ को सॉल्व करना था। तो हम आते हैं इस ऑल इन शो में, जहां जैक पेरी ने एक्चुअली रियल ग्लास का यूज़ किया भी, कुछ एक वहां पे हिंट देखने को मिला। और अगला मैच जैक पेरी के बाद CM पंक का था समोआ जो के साथ, जहां पे इनके बीच में मैच से पहले गोरिल्ला में थोड़ी सी बैकस्टेज लड़ाई हो गई। CM पंक ने बोला जैक पेरी को कि क्यों तूने ये सब किया, तो जैक पेरी बोलते हैं कि अगर तेरे को प्रॉब्लम है इस चीज से तो भाई आजा, उसको कुछ करके दिखा, कुछ करना अगर तेरे बस की है। तो CM पंक कहते हैं मैंने पंच किसी को नहीं करा, लेकिन वो एडमिट करते हैं कि जैक पेरी को उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा चोक जरूर किया था। और समोआ जो जिसके साथ मैच होने वाला था CM पंक का, उन्होंने वहां पे पंक को रोका। पर उसके बाद CM पंक ने क्लियरली टोनी खान को बोल दिया कि तेरी कंपनी जो है वो बकवास है, यू आर अ क्लाउन टोनी, और मैं क्विट करता हूं। वो कहते हैं कि सिर्फ फैंस की रिस्पेक्ट के लिए, समोआ जो की रिस्पेक्ट के लिए, और जेरी लिन जिन्होंने वहां पे उस मैच को प्रोड्यूस किया था उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं बाहर गया टू परफॉर्म, बिकॉज बहुत लोगों ने पैसा खर्चा था टू वॉच CM पंक। और उसके बाद जैसे ही उनका मैच हुआ, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे चले जाना चाहिए, जैक पेरी को अरीना से निकाल दिया, CM पंक को भी जो है अरीना से बोला कि तुम चले जाओ। और वो कहते हैं कि लिटरली मैंने टोनी खान से वो बैकस्टेज कॉन्वर्सेशन करी कि मैं क्विट करने वाला हूं, और उस दिन से लेके आज तक टोनी खान से कभी बात भी नहीं हुई CM पंक की। भाई ये बहुत बड़ी बात है, टोनी खान से कभी बात भी नहीं हुई। CM पंक ने लिटरली बस उस समय बोला मैं क्विट कर रहा हूं, और उसके बाद ये कभी आमने सामने भी नहीं आए। वो कहते हैं कि टोनी खान ने ऑल इन के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी लाइफ डेंजर में थी एट अ रेसलिंग शो। वो कहते हैं उस बात को जब टोनी ने बोला तो मेरी कैरेक्टर, जो मेरा रेप्यूटेशन है, वो टोनी ने हर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था जिससे टोनी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो जाए। तो CM पंक कहते हैं मेरी इज्जत जब तुम गिराने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ मैं कभी सह नहीं सकता हूँ। और इसके बाद टोनी खान के बारे में वो बोलते हैं कि जबकि टोनी एक नाइस गाय है, वो एक बॉस नहीं बन सकता कभी किसी कंपनी का। वो कहते हैं कि मैंने ये बात बोली, उसके बाद में 6 महीने तक कहीं गया नहीं। मुझे ट्राइसेप इंजरी जब मेरी हुई थी, उसके बाद लिटरली वहाँ पे 6 महीने तक AEW से किसी ने रीच आउट भी नहीं करा। वो कहते हैं खुद मैंने अपने पैसे दिए, खुद मैंने अपनी सर्जरी बुक करी, और फॉर्मर WWE डॉक्टर अभी भी जो हैं वहाँ पे डॉक्टर सैमसन, वो CM पंक के फ्रेंड हैं, उन्होंने हेल्प करी यहाँ पे CM पंक की सर्जरी में। और उनसे पूछा जाता है फिर कि भाई AEW का बिजनेस क्या है, आखिर वो पैसे क्या करना चाहते हैं, उनका मॉडल क्या है। तो CM पंक कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे टिकट्स बेचना या पैसे कमाना AEW का लिए बिजनेस नहीं है। मे बी वो एक अच्छा मैच देना चाहते हैं और उतने में वो खुश हैं, अच्छे मैचेस। लेकिन वो कहते हैं कि ये AEW जो ऑडियंस को केटर कर रही है, टारगेट कर रही है, वो इंटरनेट ऑडियंस है जो ऐसी चीज़ें देख के खुश होती है। और वो कहते हैं अगर AEW 5 स्टार मैच दे के खुश है लेकिन अरीना उनकी आधी खाली पड़ी है, तो फिर वो हमारे साथ सेम बिजनेस में कम्पीट ही नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी बात है अगर CM पंक ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं AEW से बाहर आ गया, बिकॉज एलीट मुझे कभी भी वहाँ पे चाहती ही नहीं थी। इनफैक्ट टोनी अब भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मैं कंपनी कभी छोड़ के शायद ना गया होता, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था AEW में कि मैं कंसल्टेंट था टोनी का,
सिर्फ एक रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, पंक कहते हैं मेरे। लेकिन मेरी हमेशा ऐसी एक पिक्चर पेंट करी गई, इंटरनेट से ऐसे चीजें लीक करी गई कि सारा लॉकर रूम भाई सीएम पंक को हेट करता है, सीएम पंक वायरस है, कैंसर है। लेकिन मेरे AEW में आने से पहले भी कभी एलीट एक्चुअली में नहीं चाहती थी कि मैं AEW में आऊं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े शॉट्स है भाई, टोनी को क्लाउन बोलना कि 5 स्टार मैच तुम देते हो पर अरीना तुम्हारी खाली रहती है, तो तुम हमारे से compete भी नहीं कर रहे हो। और फिर वो आते हैं यहाँ पे एडम हैंगमैन पेज वाले प्रोमो पे, जहाँ पे वो कहते हैं कि पहले से डिसाइडेड था एक एक चीज़ की हम क्या बोलेंगे, लेकिन जब हम रिंग में गए तो पेज ने बिल्कुल कुछ और ही चीज़ें बोल दी। और वो कहते हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं था कि पेज क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम था कि मुझे भी उस समय सोचना पड़ रहा था कि मैं इसका जवाब क्या दूँ। और जब वो ऑफ स्क्रिप्ट गया तो उस पॉइंट पे ना ही सिर्फ उसने लोगों को यहाँ पे हर्ट किया, लेकिन उसने $1 मिलियन के हाउस को जेपरडाइज कर दिया। बिकॉज जब हमारे को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है और जो प्लान था वो हमने वहां जाके किया नहीं, तो वो गलत बात है, वो डिसरिस्पेक्ट है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये भी मेंशन करा गया कि कोल्ट कबैना को सीएम पंक ने फायर कराया है, ये न्यूज़ फैला दी थी हर जगह, लेकिन ये कभी भी सच नहीं था। बिकॉज बेसिकली ये सारी चीज़ें प्लान करी जा रही थी कि सीएम पंक को कैसे निकाला जाए, उनको कैसे बुरा कैरेक्टर दिखाया जाए। ये बात सीएम पंक यहाँ पे बताते हैं। ब्रॉल आउट जो कि इंसिडेंट हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम पंक की, वो कहते हैं कि उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफिशियली एक NDA साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। हम बता नहीं सकते हैं कि हमने क्या हुआ उस सिचुएशन में, दे कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। और वो कहते हैं कि जो भी बातें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बोली, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला जो लिटरली मैंने पहले टोनी को उनके मुंह पे नहीं कहा हुआ। टोनी में भी सरप्राइज थे कि इसने पब्लिक में सारी चीजें बोल दी, बट इट वाज वे ड्यू कि मैं भाई ओल्ड हो चुका हूं, अब एक रेसलिंग कंपनी में आके मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों मुझे इन सब चीजों में फंसाया जा रहा है। आई एम नॉट डीलिंग विद दिस शिट। और वो WWE में जब वापस आए, उन्होंने काउंटर फिट बक्स बोला था कि खराब बक्स, और वो सब लोग सोच रहे थे कि भाई ये यंग बक्स के अगेंस्ट शॉट है। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कुछ भी उस पूरे प्रोमो में ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं था। वो कहते हैं मुझे पता है कि लाइन को ब्लर कहाँ पे करना है, दैट इज वाई सीएम पंक इज सो गुड। वो कहते हैं जब पाइप बॉम्ब में मैंने पॉल हेमन का, जॉन लॉरेनाइटस का, ब्रॉक लेसनर का नाम लिया था, तब वो सारे नाम लेना मुझे अलाउड नहीं था। बहुत लोग सोच रहे थे कि ये नाम अगर सीएम पंक लेगा तो बैकस्टेज बहुत लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे प्रोमोस का डबल मीनिंग निकालना चाहते हो अपने आप से कि भाई मैंने किसी के अगेंस्ट शॉट ले लिया या उल्टा बोल दिया, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरा प्रोमो कैसे परसीव करते हो। लेकिन मुझे पता है कि वो ऑडियंस को हुक कैसे करना है और किसका नाम क्या कैसे लेना है, कि मैं ऑफ द स्क्रिप्ट भी नहीं जा रहा और लाइंस को मैं ब्लर भी रख सकूं। तो ये थी पूरी कंडीशन और सिचुएशन जो सीएम पंक ने बोली अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग। भाई बहुत ही कमाल की बात है कि इतने इस तरीके से वो आके बोलते हैं और वो कहते हैं शायद मैं बहुत लोगों को पिस ऑफ कर दूंगा, ये इंटरव्यू केओस कॉज कर देगी अक्रॉस रेसलिंग कम्युनिटी। लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी है कि ये कभी ना कभी तो बातें बाहर आनी थी, और अगर वो बोल पा रहे हैं और अगर अब लोग खुश नहीं है तो किसी की गलती नहीं है, उसमें उन लोगों की गलती है जो उस बात से खुश नहीं है। उनसे MJF के बारे में पूछा जाता है और वो कहते हैं कि MJF इज अमेजिंग, उनका टैलेंट कमाल का है, लेकिन अगर वो उस इंटरनेट ऑडियंस को केटर करते रहेंगे तो मे बी उनकी ग्रोथ उतनी तेज नहीं होगी। लेकिन पर्सनली उन्होंने MJF के साथ जो फ्यूड थी उसको बहुत एंजॉय करा। वो ये भी कहते हैं कि WWE में मैं बहुत पहले वापस आने वाला था, सच में आने वाला था, AEW में भी जाने से पहले, जब मैंने फॉक्स को ज्वाइन किया था ऑन WWE बैकस्टेज, जबकि उस समय मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फॉक्स के साथ था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसीलिए कराया जा रहा है कि इवेंचुअली मुझे WWE में लेके जा पाए, लेकिन उस समय निक खान फॉक्स के साथ काम कर रहे थे, निक खान वहां पे भी इन्वॉल्व थे। और वो कहते हैं कहीं ना कहीं निक खान हमेशा कोशिश करते रहे कि सीएम पंक WWE में वापस कैसे आए, और वो कहते हैं कि हर पॉइंट पे निक खान इन्वॉल्व थे। तो निक खान को थैंक यू बोलते हैं इस चीज में कि कितनी उन्होंने अपनी तरफ से अर्जेंसी दिखाई और सीएम पंक की वैल्यू को उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि ये बंदा मुझे वापस चाहिए। तो ये टॉक्स धीरे धीरे हो रही थी, बहुत कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स हो रही थी, लेकिन सीएम पंक को पता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है अगर निक खान वो चीज कर रहे हैं कि भाई मैं WWE में वापस चले जाऊं। तो उनसे पूछा गया कि ट्रिपल एच से तुमने सब सॉर्ट कर लिया, WWE में तुमने सब सॉर्ट कर लिया, क्या कोल्ट कबैना के साथ भी तुम चीजें सॉर्ट कर पाओगे? तो वो कहते हैं मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश जरूर करी, लेकिन मैं कोल्ट कबैना से तभी बात करूंगा अगर वहां एक लॉयर प्रेजेंट है। बिकॉज पहले भी उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी करी थी जो उनके अगेंस्ट यूज करी गई, तो उसमें सीएम पंक जो है वो कंफर्टेबल नहीं है।
एजे ली के रिटर्न के बारे में पूछा गया तो सीएम पंक ने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि एजे वापस आए, आई डोंट नो होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि पाइप बॉम्ब में भी जब मैंने जॉन लॉरेनाइटिस, ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन का नाम लिया था वो कुछ टाइम बाद सारे WWE में आ गए थे। क्यों आ गए थे? एजे को मैं मेंशन कर रहा हूँ अपने प्रोमो में, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस चिल करो। तो सीएम पंक को पता है भाई किसको वो कब मेंशन कर रहे हैं, क्यों मेंशन कर रहे हैं। कोई मैड नहीं हुआ बैकस्टेज ब्रॉक लेसनर के नाम से, बिकॉज WWE को पता था कि कुछ टाइम में ब्रॉक भी वापस आने वाला है। तो ये थे गाइस सारे मेन एलिमेंट्स सीएम पंक की इस कमाल की, हम कह सकते हैं शूट इंटरव्यू के। लेकिन इसके बाद उन्होंने बोला कुछ और क्लोजिंग चीजें, फटाफट मैं बताता हूं कि रेसलमेनिया में वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। किक ऑफ को होस्ट करेंगे, ड्रू वर्सेस सेथ में कमेंट्री करेंगे, मे बी उसके अलावा और भी चीजें। वो कहते हैं कि जो लोग मेरी लुक को कंप्लेंट करते हैं, अगर आज विंस मैकमैन इंचार्ज होते तो कभी इस दाढ़ी के साथ मुझे कंपीट नहीं करने देते, जाने भी नहीं देते, लेकिन इस लुक को मैं रिस्पेक्ट देता हूं अपने आप, बिकॉज ये वो एक्सपीरियंसेस से मैंने अर्न करी है थ्रू आउट द ईयर्स। वो ये बात भी बोलते हैं कि देखो भाई, ही विल बी बैक व्हेन द बिजनेस वांट्स इट, जब WWE के लिए सही डिसीजन रहेगा कि सीएम पंक को कब रिटर्न करना है। लेकिन वो अपनी करंट इंजरी से काफी जल्दी हील कर रहे हैं, तो नेवर से नेवर। जो हम सोच रहे थे 8 महीने लगेंगे, उन्होंने कहा 50% टाइम लगेगा मुझे इस इंजरी से हील होने में, जिसका मतलब ये है कि अप्रैल के एंड तक मे बी सीएम पंक इज बैक इन द रिंग। UFC के बारे में उनसे पूछा जाता है क्या तुम वापस जाओगे, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, बिकॉज हमेशा मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है, कुछ नया ट्राई करना अच्छा लगता है। एंड फाइनली उन्होंने ये बोला कि WWE को किसी की जरूरत नहीं है, WWE को मेरी कोई जरूरत नहीं है, रोमन की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है जरूर कि हम सारे एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं। WWE इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरीके से सीएम पंक की इंटरव्यू खत्म हुई और अलॉट टू टेक फ्रॉम इट गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि पंक एक ऐसा बंदा है जिसका मुंह खुलता बहुत है, लेकिन इस बार उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि AEW इज इन अ टोटल मैस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर सीएम पंक एक केओस होते, एक बुरा इंसान होता, तो WWE में भी भाई उनको इतनी जल्दी हायर नहीं कर लिया जाता, बिकॉज इनसाइड बैकस्टेज स्टोरीज जो हैं वो तो WWE में सबको पता ही होती हैं, भले ही वो एक दूसरे के सामने या पब्लिकली उसको कहीं डिस्कस कर नहीं सकते। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, आपको कैसी लगी ये इंटरव्यू। अगर आप पूरे 2 घंटे की देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिंक से आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री एपिसोड 1 के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।